हर इंसान चाहता है कि मैं खूबसूरत लगूं। ऐसा ही है। इंसान अपनी खूबसूरती को बरकरार कैसे रखे? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपकी इनर थॉट्स ठीक है। वो क्लियर होना बड़ी ज़रूरी है। साफ़ सुथरा इंसान का ज़ाहिर तभी वही रिप्रेजेंट करता है जो बातें इंटरनल ब्यूटी वही रिफ्लेक्ट होती है। और मुझे ये लगता है कि आजकल लोग जो है वो चुगलियाँ गीबतें करने की बजाय अगर 10-12 ग्लास पानी पी लिया करे तो वो इंटरनल भी और एक्सटर्नल ब्यूटी भी इन्हांस हो जाएगी और गुनाह भी कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हम ब्यूटी की बात की, हमने खूबसूरती की बात की, तो जितनी भी हमारी मेल्स हैं या फीमेल्स हैं या शी मेल भी अगर लगा लें, ऑब्वियसली तो हाँ। ये सारे जो लोग हैं ये अपनी खूबसूरती के लिए किसी ना किसी सैलून का रुख करते हैं, ब्यूटी पार्लर का रुख करते हैं, लाजमी एस्थेटिक लाजमी क्लिनिक का रुख लाजमी करते हैं। ऐसा ही है। अब इन जो 3 जगह का मैंने नाम लिया, यहाँ पे स्टरलाइजेशन का जो स्टैंडर्ड होता है उसको आप लोग कैसे बरकरार रखते हैं? अच्छा, उसको बरकरार रखने के लिए कोई एज एन पैरामीटर्स पाकिस्तान में तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं है। हालांकि ब्यूटी इंडस्ट्री ने पिछले 10 से 15 साल में बहुत ग्रो किया है, लेकिन इसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। हम लोग यूजुअली जब कोई भी मैं सैलून्स डिज़ाइन करके देती हूँ, सैलून सप्लाईज के अंडर ही आता है सैलून डिज़ाइन करना, स्ट्रेटजीज़, फर्नीचर, इंटीरियर, हर चीज़। तो हम उनको प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए गाइड भी करते हैं, स्टरलाइजर्स भी प्रॉपर देते हैं। बट एट द डे एंड उनके पास स्टाफ ही इतना ट्रेंड नहीं होता है कि उनको ये भी पता हो कि टूल्स को स्टरलाइजर में रख के स्टरलाइज भी कैसे करना है। दे इवन डोंट नो दैट। ठीक है। तो उससे काफ़ी सफरिंग्स होती हैं। फिर वही फेशियल स्पंज धो धो के उन्हीं स्किन्स पे लग रहे होते हैं। फिर उसके बाद वही मैनिक्योर पेडिक्योर के टूल्स होते हैं। सेम इज़ द केस विद हाइड्रा फेशियल की जो मशीन्स हैं, उनके जो भी आगे टूल्स हैं, जितने ब्रशेज़ हैं, वो क्योंकि सिर्फ हाँ जी वो पानी से धो के, अब पानी से धोने से कभी जर्म्स किसी की स्किन के कभी उतरे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन वही यूज़ हो रहे होते हैं। नतीजतन वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि जी एक्ने, स्कार्स, पिगमेंटेशन, फंगस और आगे सो ऑन हेपेटाइटिस तक डिजीजेस जाती हैं। और अभी तक इसका पाकिस्तान में सैलून्स पे कोई क्योर नहीं है। ठीक है। आप लोग चूँकि बिजनेस इंटरप्राइजेस को भी देखती हैं और साथ में जितनी भी ब्यूटिशियन की क्लासेस होती हैं, ऐसा ही उनकी जो है, ट्रेनिंग होती वर्कशॉप्स, है, हाँ तो जी। उसमें भी आप वर्कशॉप और ट्रेनर जी। भी हैं। तो बीइंग अ ट्रेनर, आपने क्या ये कोशिश की कभी कि गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल को इन्वॉल्व करें और वायरल डिजीज़ के ऊपर जितनी भी सैलून्स के ऊपर एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट किया जा सके? आप यकीन करें ये अलमिया है, मैं इससे ज़्यादा ऑन द स्क्रीन नहीं कुछ भी कहना चाहूँगी। लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई इस हवाले से इतनी पेन ली ही नहीं गई कि कोई इस पे काम करता या हमें कोई बैक एंड पे सपोर्ट मिलती। वो उसकी वजह ये है कि जो सैलून की ओनर्स है ना वो ठीक होने के लिए तैयार है, ना वो अपने स्टाफ को ट्रेन करने और इतनी पेन लेने के लिए तैयार है। तो इनिशिएटिव लेने वालों से लेके जिन्होंने आगे काम करना है, अगर वो सारे एक ही स्टोरी घूम फिर के होगी तो इनिशिएटिव कौन लेगा? ठीक है। तो वायरल डिजीज़ के ऊपर जैसे हम आज बात करना चाह रहे थे, तो आप देखती हैं कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, सेमिनार भी कर रहे हैं, लोगों को आगाही भी देते हैं, कैंपिंग भी करते हैं। तो आपकी जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर आपने ये कभी कोशिश की कि आप कुछ डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके लोगों को जो है प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें? अच्छा, डॉक्टर्स हमारे साथ जो इन्वॉल्व हैं, जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है हमारे साथ, कुछ चंद एक हैं जो इस चीज़ के ऊपर केयर करते हैं। मगर जब फिर वो केयर करते हैं तो उनकी जब हम उनके साथ काम को अपने ऐड ऑन करते हैं, उसकी अफोर्डेबिलिटी लोगों के लिए जो है ना वो नहीं होती है, वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर प्रॉपर आप स्टरलाइजेशंस और ये सारी चीज़ें और इक्विपमेंट और हर चीज़ को पूरा रखो, टूल्स आप उनको, जैसे अक्सर सैलून्स में जो कुछ A+ सैलून्स हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा एक जो स्टेप लिया कि उन्होंने जिन क्लाइंट्स रूटीन में मैनिक्योर पेडिक्योर कराने आना है, उनकी मैनी पेडी की किट्स ही अलग से बना दी। ठीक क्योंकि है। वो क्यूटिकल पेन और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार लगती हैं। इंसान के अपने भी एट टाइम्स होता है जर्म्स, इंसान को कोई भी इन्फेक्शन दे जाता है। तो कुछ सैलून्स ने ये किया है, लेकिन 97-8% सैलून्स जो हैं वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं। और इवन ऐसे एस्थेटिक वो क्लिनिक्स पे, इन्फेक्शन फैलाने का जरिया बने। ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक्स पे हाइड्रा फेशियल और प्रोसीजर्स में इतना अंदर आप देखें, इतना सब कुछ डिसऑर्डर्ड है कि आप कहें दिस इज़ होपलेस, ये डॉक्टर का क्लिनिक है। लेकिन उनकी अप्रोच वहाँ तक होती है कि उनकी कंप्लेंट चाह के भी नहीं हो सकती, जिसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ भी शामिल है। तो काम किसने करना है और कंप्लेंट किसने करनी है? ठीक हो गया। अच्छा, आपकी नज़र में एक अच्छा जो सैलून और ब्यूटी पार्लर या एस्थेटिक क्लिनिक है, उसकी क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए या क्या उसको किस तरह जो है वो महफूज बनाया जा सकता है? अच्छा, मैं सबसे ज़रूरी ये है कि जो सैलून ओनर है वो ट्रेंड हो
और वो अपने स्टाफ को आगे डुप्लीकेशन अपनी जैसी करे कि वो उनको ट्रेनिंग्स दिलवाए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स किस चीज़ की सैलून ओनर्स दिलवाने पे अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यकीन रखती हैं कि जी इनको हेयर का काम आ जाए, स्किन का आ जाए, मेकअप का आ जाए, ये सारी चीज़ें सर्विसेज तो आ जाएं, या प्रोसीजर्स करने उनको हेयर के आ जाएं, लेकिन नया कोई ब्रांड आएगा, नया कोई हेयर कलर आएगा, उसको अप्लाई करना, यूज़ करना, वो टर्मिनोलॉजी, उसके लिए वो पे करके भी खुद भी जाएंगे और अपने स्टाफ को भी भेजेंगे, एंड दे पे गुड, मतलब अच्छे ब्रांड्स के साथ। बट अगर यहाँ पे तो वो हेल्थ पे उनको कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तानी अवाम है, दे आर लाइक खैर है कोई बात नहीं, बीमार तो वैसे भी हो जाते हैं, जर्म्स तो वैसे भी कुछ भी खाने से लग जाते हैं, इससे क्या हो जाना है, हमें तो सारी ज़िंदगी हो गई ये करते हुए, तो हम तो ऐसे ही चल रहे हैं, हमें तो कोई कंप्लेंट नहीं। ऐसे घिसे पटे जवाब आते हैं कि फिर एट द एंड हम। अच्छा, अगर आप ये तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, हाँ। अगर हम बात करें किसी स्टैंडर्डाइज एरिया की, जैसे हम पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन की बात करें, DHA वगैरह है या कैंट का एरिया लगा लें या कोई भी ऐसा एशिया, उस एरिया में जब आप किसी सैलून को डिज़ाइन करते हैं या किसी ब्यूटी पार्लर को, एस्थेटिक क्लिनिक को डिज़ाइन करके देते हैं, तो क्या उसमें आप ये चीज़ें रखते हैं कि उसमें इंसानी सेहत सारी का ख्याल कैसे चीज़ रखें? ऐसा ही है, हम उनको प्रॉपर स्टरलाइजर्स वगैरह, उनको प्रॉपर हम क्या आपने सैनिटाइज कैसे करना है, स्टरलाइजेशन कैसे करनी है, या आपने हाइजीनिकली ग्लव्स का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल। ग्लव्स और मास्क तो आप छोड़ देना कि ये तो हमारे मुल्क में यूज़ ही नहीं हो सकता। सैलून में ग्लव्स सिर्फ आज भी यूज़ होते हैं कि डाई लगाते हुए हाथ ना काले हो जाए, वरना हाइजीन के वरना लिए अपनी तो हाइजीनिक और केयरिंग के नहीं लिए नहीं कोई नहीं। इसको इस्तेमाल नहीं मैं कहती हूँ शायद ही 1 या 2% सैलून हो, और मास्क का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। उनको ये होता है कि थ्रेडिंग भी होगी तो मुंह तो पास ही होना है, डाई लगाना है, फेशियल करना है, कितना परहेज करेंगे, कितने मास्क लगाएंगे, लड़कियों को सांस नहीं आ रहा, ऐसे नहीं हो रहा। उनके पास इतने रीजंस हैं कि आप उनको मतलब वो बज़ाहिर दिखाने के लिए वो जैसे होटल्स पे भी वो ग्रीन कैप्स और मास्क पहना दिए हैं, मगर ना उस कैप का पर्पस पूरा हो रहा होता, तो मास्क भी नाक से नीचे होता है, पर्पस तो नहीं फुलफिल हो रहा। ऐसे ही है। तो आप ये समझती हैं कि एक अच्छे सैलून के लिए वेंटिलेशन होना और उसके पास हर वो किट, हर वो टूल होना जिससे इंसानी ज़िंदगी को स्टरलाइजेशन महफूज प्रॉपर बनाया जा होना, सके। एग्जैक्टली, सैनिटेशन पूरी होना उनके, मतलब ऐसे भी लिटरली ऐसे सैलून है, डिटोल कितनी बेसिक एक चीज़ है, बेसिक बिल्कुल बुनियादी चीज़, वो तक कितने सैलून्स में देखने नहीं मिलती। हालांकि मैं जब मुझे अगर कोई कहे कि सैलून यार शुरू करना है तो क्या क्या चीज़ें मुझे, तो मैं उनको शुरू में ही 2-3-4 ऐसे एंटीसेप्टिक्स, लोशंस, इवन ऐसे मेडिकेटेड चीज़ें बहुत सी आ गई हुई हैं कि क्लाइंट को अगर कुछ रिएक्ट कर जाए, फौरी तौर पे रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो डॉक्टर पे जाने तक आप उस चीज़ को संभाल सके, क्योंकि उस वक्त के लिए तो First वही aid पार्लर treatment वाली तो होना चाहिए। डॉक्टर होगी। तो लेकिन वो कहती है इसका हमने क्या करना है, इसी तरह बोलती भी हैं, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड एक्चुअली, बेसिकली हमने इसका क्या करना है, हमें तो इससे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसका क्या होगा, मतलब दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ, एंड दे आर नॉट रेडी टू बी कन्विंस्ड एक्चुअली। वो कहती हैं कि जो सवाए 2% या 3% सैलून्स मैक्सिमम इस वक्त आप लगा लें, जो कि थोड़े से कन्विंस्ड हैं कि हाँ। अच्छा मैडम फरबा, चूँकि बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू हो रही थी, एक आम आदमी बगैर सैलून जाए अपने आप को कैसे मेंटेन रखे? डिपेंड करता है, फिजिकल फिटनेस तो खुद में बंदा जैसे जिम जाए बगैर भी कर सकता है, लेकिन सैलून जाए बगैर एक एज के बाद आप अपनी स्किन को मेंटेन सिर्फ होम केयर के साथ नहीं रख सकते। ठीक है, आपको प्रोफेशनल जो एक वो असिस्टेंस होती है वो चाहिए होती है। ठीक है। जैसे चूँकि आप बिज़नेस वूमेन भी हैं और आप चूँकि इंडस्ट्री से रेलिवेंट जो बिज़नेस करती हैं, कोई भी जब आप क्रीम बनाती हैं, कोई अपना स्क्रब बनाते हैं या इसके अलावा कोई फेस मास्क बनाते हैं, तो क्या आप हेल्थ से रेलिवेंट इन चीज़ों को गौर करते हैं कि ये चीज़ें हेल्थ के ऊपर सही रहेंगी, नहीं सही रहेंगी? हाँ डेफिनेटली, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस चीज़ को तो उनको देखना पड़ता है, और अब तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी खैर काफ़ी अच्छी हो गई है, और ज़्यादातर ब्रांड्स जो इंपोर्टेड सैलून्स पे चलते हैं वो तो डेफिनेटली उन पैरामीटर्स को पूरा करते हैं, मीट करते हैं, इसीलिए इंपोर्टेड की डिमांड भी ज़्यादा और रेट भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा स्किन पे इफेक्टिव होते हैं और उनके मुज़र असरात भी उस तरह से नहीं एक्चुअली होते हैं, वो ठीक रहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये क्या रिकमेंड करती हैं कि एक जो आम मेल फीमेल कोई भी हो, उसको महीने के अंदर या वीकली जो है वो कितनी दफ़ा उसको फेशियल करवाना चाहिए? डिपेंड करता है, ऑन एन एवरेज हम लोग कहते हैं महीने में 1 दफ़ा करवाएं, लेकिन अगर आप जैसे 45+, 50+ पे चले गए हैं और आपकी स्किन की एंटी एजिंग
मतलब डिमांड ज़्यादा है कि वो एजिंग साइंस बहुत आ रहे हैं, फिर आप ऑब्वियसली 3 वीक्स बाद उसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ जैसे मैं कहती हूँ होम केयर से कुछ नहीं होना, इस तरह सिर्फ फेशियल से भी कुछ नहीं होना। अगर फेशियल करवा के जाके भी आपने होम केयर भी नहीं करनी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं एट द सेम टाइम। ठीक है। आपकी नज़र में कोई ऐसा सैलून, कोई ऐसा पार्लर, कोई ऐसा एस्थेटिक क्लिनिक जो मंथली बेस पे मेडिकल कैंप लगवा के ये चेक करता हो कि हमारे अपने जो क्लाइंट हैं वो और जो हमारे अपने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या ये किसी वायरल डिजीज़ या किसी बीमारी में मुब्तला तो नहीं है? ऐसा कोई सैलून नहीं। आप रिकमेंड करती हैं कि इनको ये ऐसा काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहले अपने स्टाफ को, क्योंकि स्टाफ जो है एक एक जो बंदी है उसने 100 या 500 या 1000 क्लाइंट महीने में अगर लेना है तो जाहिर है वो उसके हाथ पाँव जैसे भी जर्म्स उसके होंगे, कोई उसको इन्फेक्शन होगी, डिजीज़ होगी, कुछ भी होगा तो वो क्लाइंट कैरी करेगा। ठीक है। अच्छा, जितने भी ये मोडेलिटी जो आप मशीनरी सप्लाई करते हैं जो आपके सैलून्स पे, पार्लर्स पे या किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक पे यूज़ होती हैं, जैसे आपने हाइड्रा फेशियल की बात की थी, तो इसमें अगर लो क्वालिटी का केमिकल यूज़ किया जाए या लो क्वालिटी की ब्रांड की चीज़ें यूज़ की जाएँ तो उसके आपकी स्किन पे क्या इफ़ेक्ट आपकी नज़र में होते हैं? देखिए लो क्वालिटी में भी ये होता है कि अच्छा रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, उसको प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं किया गया। अगर प्रोडक्ट हल्का है तो रिजल्ट हल्का है। और एक ये भी होता है कि जिनको यूज़ करना नहीं आता उनसे बाद में फिर कोई ना कोई, जितने प्रोसीजर में जाते हैं स्किन के केमिकल, कोई ना कोई ऐसी रिएक्शंस प्रॉब्लम्स आते हैं कि फिर आगे इश्यूज़ क्रिएट स्किन के डेफिनेटली होते हैं। इन केस किसी भी सैलून के ऊपर कोई इमरजेंसी रैश बन जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो उनके पास हल क्या होता है? सबसे पहले जो हम लोग रिकमेंड करते हैं यूजुअली वो एक कैलामाइन लोशन होता है, वो फौरी तौर पर रैश को कवर करता है। अगर स्किन का हो तो, फिर अगर हेयर का हो तो उसमें जैसे एक ब्रांड है क्यूने, हमारा बहुत रनिंग ब्रांड है, उसका एक फाइटो स्प्रे है, वो फौरी तौर पे हेयर के उस रैश को कवर करता है, स्कल को, मतलब डिपेंड करता है। कुछ और भी ऐसे हेल्पिंग एजेंट्स, कुछ प्रोडक्ट्स में ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि फौरी तौर पे, जैसे एक सूथिंग लोशन होता है, वो ये जैसे मेरा एक दफ़ा मैनी पेडी करवाते हुए, मैनीक्योर करते हुए उस बंदी ने क्यूटिकल पेन से वो पूरा मतलब मेरा मांस उखाड़ दिया और वो ब्लड रुक नहीं रहा था। वो पास लड़कियां भी परेशान हो गई थी कि ये क्या होगा। तो वो एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड है उसका मिनरल मास्क, बड़ा वो थिक और बड़ा अच्छा, मतलब मैं कहूँगी वो है ऐसा कि उसको फौरी तौर पे, जैसे वैजलीन होती है, अगर आप थिक सी लगाओ तो फौरी तौर पे ब्लड वो रुक जाती है। इस तरह की कुछ हेल्पिंग चीज़ें जो बड़ी इजी होती हैं, काम दे जाती हैं फर्स्ट एड के तौर पे। ठीक है। एक अच्छा पार्लर कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहली बात, अच्छा बजट। ठीक है। काफ़ी अच्छा बजट आजकल के दौर में। और अगर ब्यूटिशियन जो ओनर ख़ुद है वो ब्यूटिशियन हो तो वो पार्लर अच्छा बनेगा, चाहे वो करोड़पति अरबपति औरत हो और वो कितना भी स्टाफ रख ले, लेकिन उसका ख़ुद प्रोफेशनली ट्रेंड होना स्टाफ को लेके चलने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो ये बेसिक है, उसकी अपनी ट्रेनिंग्स, अपना एक्सपीरियंस, उसका अपना उस तरफ टेम्परामेंट होना एडजस्टमेंट का, कि मैंने हर क्लाइंट के साथ देखना है स्टाफ कैसे डील कर रहा है, हर चीज़ को मॉनिटर करना, तो एक अच्छा सैलून बनता है। और उसके पीछे बहुत ट्रेनिंग्स है। क्या आपकी ट्रेनिंग के अंदर कभी किसी ब्यूटिशियन को हेल्थ से रेलिवेंट भी कोई ट्रेनिंग दी गई? नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। क्या आपने किस तरह अपने कस्टमर को सिक्योर करना है? नहीं, इसके ऊपर यूजुअली बात नहीं होती, जर्नली हो जाती है। स्पंजेस, हाँ, आप क्लाइंट को जो हम कह देते हैं, देखिए स्पंजेस एटलीस्ट जो हैं एक स्किन के दूसरे पे ना लगाएं, या जो ब्लैक हेड पेन है उससे बहुत काम ख़राब होता है। एक से दूसरे में एक से दूसरे की, हर एक की वो नोज़ पे और चिन पे वो लग रही होती है और वो बहुत काम ख़राब होता है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, 20-50 रुपए की चीज़ है, प्लीज़ इसको तो आप लोग मतलब स्टरलाइज करें या अगले को पकड़ा दें कि अगली बार ये अपनी लेके ही आना, उसको बिल में ऐड कर दें। मगर हमारे यहाँ लेडीज़ का पता है क्या है, मोस्टली लोगों की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वो कहती हैं अब हम 50 का ये, 100 का ये, 200 का ये, 1000 का ये, करते करते वो उस 50-100 की उस चीज़ पे जिससे वो सबसे ज़्यादा जर्म कैरी कर सकती हैं, वहाँ वो लेडीज़ भी डंडी मारेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, वो फीमेल जो बहुत बड़े बड़े नेल्स रखती हैं, तो अगर हम हेल्थ स्पेशल शो के हवाले से अगर बात करें तो उनको अपने नेल्स की सफाई हफ्ते में या दिनों में किस तरह करनी चाहिए या कितनी दफ़ा करनी चाहिए? मुझे लगता है जैसे मैं खुद हूँ कि मैंने एक मैनिक्योर ब्रश या पेडिक्योर ब्रश, छोटे छोटी सी चीज़ें, टूल्स होते हैं वो अपने पास रखे हुए अपने वॉशरूम में ही होते हैं। वो ये है कि जब भी एवरी टाइम अगर मैं हैंड वॉश करूँ या खाने के बाद, ज़ाहिर है वो सालन आपको पता है चिकना होता है, तो अगर आप किसी भी हैंड वॉश या साबुन से हाथ धोते हो तो अगर आप वो ब्रश जस्ट अपने नेल्स के अंदर मार लो 1 मिनट के लिए, वो 1 मिनट भी नहीं लगता, तो एटलीस्ट आपके नेल्स सारे क्लीन हो जाते हैं। तो आप हाइजेनिकली छोटी छोटी सी केयर है जो बहुत आराम से की जा सकते हैं। ठीक है।
इस प्रोग्राम के बाद आप जब दोबारा कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन रखेंगी तो क्या आप उस पे हेल्थ से रेलिवेंट बात करेंगे? हाँ, मैं पहले भी करती हूँ, लेकिन वही बात है ना कि अगले सुनने के फेज में नहीं होते, फिर हमारी सेल्स भी अफेक्ट हो जाती हैं और फिर ब्रांड ओनर्स भी कहते हैं कि आप सेल पे फोकस रखें, बाकी तो इन औरतों ने बात सुननी नहीं है। हम क्या करें, हम बीच में मजबूर हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर फरवा हम बात करें, चूँकि हमने जितनी भी हाइजीन्स के ऊपर हम अवेयरनेस दे सकते हैं हम देने की कोशिश भी कर रहे हैं और देते भी हैं, हमारे नाजरीन को भी चाहिए कि वो भी ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखें। आप लोगों की जब क्लास होती है, जो आप सर्टिफिकेशन देते हैं, तो वो कितने महीने का कोर्स होता है और उसमें क्या सिखाया जाता है? ये 1 डे वर्कशॉप भी होती है, 3 डेज भी, 15 दिन की भी, और यूजुअली जब स्टार्टिंग में आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स करवाते हो वो 1 साल का भी होता है, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, डिपेंड करता है। और फिर कुछ लोग एट टाइम्स कहते हैं हमने सिर्फ एज अ मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करना है, कुछ नहीं हेयर का, कुछ नहीं स्किन का। फिर कुछ लोग जो यूज टू हो चुके होते हैं इन सारी चीज़ों से, वो कहते हैं नया अगर कोई ब्रांड आया तो उसका 1 डे वर्कशॉप ले लेते हैं। इट डिपेंड्स। यानी किसी भी वर्कशॉप में हेल्थ को फोकस नहीं किया जाता, नहीं, यूजुअली नहीं, बिल्कुल क्योंकि नहीं। एक ब्यूटिशियन को इस चीज़ का तो पता होना चाहिए कि एलर्जीज को कैसे, अगर कोई पेशेंट को एलर्जी होती अगर है, वो खुद ही मैट्रिक कैफे होगी तो उसको कैसे पता होगा? लेकिन हम उसको एथिकली तो बता सकते हैं ना कि आप पेशेंट से पूछें, अगर वो ऐसा है तो उसको मास्क लगाएं, कवर करें, सफाई का ख्याल बस रखें। हम सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन वो देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे पास जब ब्यूटिशियन बनने के लिए कोई भी बंदी आती है, कम से कम 18-20 साल या इस तरह करके, इससे आगे सो ऑन, उनकी आदतें इतनी पक्की हो चुकी होती हैं। जो सैलून्स में छोटी एज की 15-16 साल की बच्चियां जाके जॉब करना शुरू करती हैं, वो जितने गरीब घरों से आई होती हैं, उनके तो घर में खाने से पहले और खाने के बाद भी हाथ धोने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो सैलून पे जाके भी उनकी वही आदतें कैरी होती हैं। मतलब ये वो तरबियत होती है जो बेसिकली घर से स्टार्ट होती है, बेसिक, लेकिन वो वहाँ नहीं होती है। फिर उनकी आदत, उनकी सोच एक इतनी पुख्ता, इतनी मेच्योर हो चुकी होती है, और दे आर मोर देन रिजिड एक्चुअली, दे आर नॉट रेडी टू इवन लिसन कि जी आप हाथ धुलवा लें, थोड़ा सा देख लें कि आप चेयर्स ही क्लीन करवा लें क्लाइंट लेने से पहले, बेड को क्लीन करा लें, शीट चेंज करा लें। अब इतनी शीटें कहाँ से चेंज कराएं, इतने टॉवल्स और गाउन्स कहाँ से लाएं, हर बात का जारी तो बात एक्सपेंस बढ़ते जाएंगे। और क्लाइंट पाकिस्तान में 20-25-30 हज़ार लाख रुपए का सूट खरीद लेगा जाके, लेकिन पार्लर वाली ने अगर 200 रुपया बिल में ऐड कर दिया तो ये क्या बात हुई, अब आप हमसे भी पैसे बढ़ाएंगी, पेट फिक्र आता है। ठीक हो गया जी। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि मैडम फरवा इफ्तिखार जो कि ब्यूटिशियन को ट्रेनिंग भी देती हैं और बिज़नेस भी करती हैं ब्यूटी सैलून्स को, फिर इसके अलावा जितने भी आपके पॉलर्स डिज़ाइन होते हैं उनका इंटीरियर जितना भी होता है, इसी तरह जो एस्थेटिक क्लिनिक बनते हैं उनके जो डिज़ाइन होते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर ये फोकस रखती हैं। और इस पर काम करने वाले जो ऑनर्स होते हैं या जो बनाते हैं या उनके आगे जो वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको प्रॉपर ये ट्रेनिंग के सेशन भी देती हैं और ब्यूटिशियन की क्लासें भी लेती हैं, वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाती हैं। तो आज हमने इनको अपने इस शो में इसलिए लिया था ताकि ये पता चले कि जितने भी हमारे ब्यूटी सैलून हैं, जितने भी आपके हमाम हैं, जितने भी आपके ब्यूटी पार्लर्स हैं, एस्थेटिक क्लिनिक हैं, वहाँ पे जाने वाले जितने भी लोग हैं, उनकी स्किन को, उनकी बॉडी को, उनकी सेहत को किस तरह वहाँ से जो बीमारियाँ उनको लगती हैं जम्स की सूरत में, उससे कैसे महफूज रखा जा सकता है। तो हमने रिक्वेस्ट भी की है मैडम से कि नेक्स्ट जब आप कोई अपनी वर्कशॉप रखें, ट्रेनिंग सेशन रखें, तो उसमें ये चीज़ें लाजमी रखें कि जो भी ब्यूटिशियन है वो उसके नेल साफ़ होने चाहिए, उसकी नोज़, उसका जो माउथ है वो साफ़ होना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और रेज़र जो है वो स्टेरलाइज यूज़ करें, एक का दूसरे को ना लगाएं, स्पंज जो है वो दूसरे की स्किन पे ना लगे। इसी तरह अगर किसी को कट लग जाता है तो उसके इमरजेंसी टूल्स के तौर पे आपके पास कितने एंटीसेप्टिक्स जो आपके सैलून पे, हमाम पे, एस्थेटिक क्लिनिक पे होने चाहिए, जिससे इंसानी ज़िंदगी को महफूज किया जा सके। मैडम, हमारे पास लास्ट 1-1.5 मिनट है, इसमें मैडम फरवा का पैगाम पब्लिक के नाम। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने हैंड वॉश पर कंसंट्रेशन रखें। हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपका प्रॉपर अपना क्लीनिंग जो निज़ाम है वो ठीक होना चाहिए। उसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि जब आप किसी सैलून पे जाएं तो टूल्स, जितनी भी चीज़ें हैं, अपने टॉवल्स हैं, स्पंजेस हैं, इस हवाले से इसको खुद आप प्रेफर करें। इवन आप होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी जाएं तो प्लेट्स और जो भी स्पून वगैरह होते हैं, थोड़ा सा इसको देख लें कि क्या बंदा अपनी तरफ से एहतियात पसंदी कर सकता है। मैं एक लेमैन की ज़बान में सबके लिए पैगाम देना चाहूँगी कि कुछ एहतियातें हैं जो हमारे अपने ऊपर होती है कि हम अपने हाथ धोएं, इससे हम भी जर्म्स से बचेंगे, दूसरे जो हमें टच करेंगे वो भी बचेंगे। अगर हम खुद साफ़ सुथरे रहेंगे, अपनी क्लीनिंग और अपनी
अपनी क्लेंजिंग का ख्याल रखेंगे तो ये हमारी अपने लिए भी अच्छा और ये दूसरे के लिए भी। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर पे जाने से पहले क्योर हो सकती हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन हम प्रिवेंशन पे नहीं जाते और फिर हम क्योर पे जाते हैं और फिर हमें बहुत सी डिजीज़ फेस करनी पड़ती हैं और हर चीज़ का क्योर भी नहीं होता। सो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर हम सारे पर्सनली सिर्फ अपनी हेल्थ पे और क्लीनिंग और क्लिनजिंग पे कंसंट्रेट करें तो हम, मेरा ख्याल है 60-70% मसाइल से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम फरवा, आपने टाइम दिया और अपना कीमती वक्त निकाला, और जो आपकी राय थी हमने कोशिश की कि वो पब्लिक तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको पता है जब भी हम किसी भी इस तरह के सेशन में होते हैं तो वहाँ पे टाइम लिमिटेशंस होती हैं। अब हमारा टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो नाजरीन फ़ैसला आपका कि आज के प्रोग्राम में हमने जितनी अच्छी गुफ्तगू हो सकती थी हमने करने की कोशिश की। आप कमेंट में आके अपने कमेंट कीजिए, अपने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद अपनी सराउंडिंग में लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी प्रोग्राम हों वो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। मुझे और मेरी गेस्ट और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम दोबारा एक नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए सवालों जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।